हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरी स्टडी क्लासेस। तो आज के इस 100 टॉपिक सीरीज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन के बारे में। हायर एजुकेशन से रिलेटेड 5 ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनसे रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही 5 पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स के साथ में ही। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन आप सबके लिए होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के डिस्कशन ऑन हायर एजुकेशन। एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन ऐप। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक होने वाला है एंशिएंट लर्निंग सेंटर्स। मेनली 3 लर्निंग सेंटर्स के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं जिनसे रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं, तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला। तो सबसे पहले डिस्कस आज करेंगे तक्षशिला को। सो तक्षशिला एंशिएंट इंडिया में एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था। अराउंड 2700 ईयर एगो तक्षशिला को एस्टैब्लिश किया गया था और यहाँ पर ओवर 10,500 स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। ये स्टूडेंट्स दुनिया के हर कोने से यहाँ पढ़ने आया करते थे। तो इतने बड़े ये लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे और इतने फेमस थे कि पूरी दुनिया से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे, एजुकेशन लेने के लिए आया करते थे। ओवर 64 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यहाँ पर स्टडी होती थी, जिनमें कुछ फेमस सब्जेक्ट्स थे जैसे कि वेदास, ग्रामर, फिलोसफी, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर, सर्जरी, पॉलिटिक्स, आर्चरी, वॉरफेयर, एस्ट्रोनॉमी, कॉमर्स, म्यूजिक एंड डांस। तो देखो, जो हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं, आज जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी टाइप के सब्जेक्ट तक्षशिला में भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी ने काफी इलस्ट्रियस हिस्टोरिकल फिगर्स को भी प्रोड्यूस किया। बहुत ही नोटेबल स्कॉलर्स भी यहाँ पर हुए। कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र यहीं पर लिखी थी। पनिनी, जो ग्रामेरियन थे, जिन्होंने अष्टध्यायी यहाँ पर लिखी। इसके साथ ही चरक ने, जो एक ग्रेट आयुर्वेदिक हीलर थे, इन्होंने चरक संहिता बुक लिखी थी। और जीवक भी यहाँ पर हुए, एक नोटेबल स्कॉलर यहाँ पर हुए जिन्होंने बुद्ध को भी ट्रीट किया था। तो काफी नोटेबल स्कॉलर्स प्रोड्यूस किए थे नालंदा यूनिवर्सिटी ने उस टाइम पर। तो वर्ल्ड की इसको ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है क्योंकि 2700 साल पहले इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तक्षशिला में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे उनके लिए जो एज थी वो थी 16 ईयर्स। तो 16 ईयर्स के होने के बाद तक्षशिला में आप एडमिशन उस टाइम पर ले सकते थे। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है 1980 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, इनको याद रखना। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था तक्षशिला को 1980s में। और अभी इसकी प्रेजेंट लोकेशन की मैं बात करूं तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है, उनके पंजाब जो प्रोविंस है वहां पर इसकी लोकेशन है। सेकेंड लर्निंग सेंटर जो हम डिस्कस करेंगे वो है नालंदा। सो नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करवाया था गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त रूलर ने। ठीक है, आज की डेट में इसकी लोकेशन की बात करें तो मॉडर्न डे बिहार में ये लोकेटेड है। 5th सेंचुरी में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और 600 ईयर तक ये फ्लरिश करती रही थी। 600 ईयर तक नालंदा यूनिवर्सिटी चली थी और 12th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब इंडिया में फॉरेन इन्वेजन हो रहा था उस टाइम पर बख्तियार खिलजी ने 12th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ना सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी को, बाकी भी जो लर्निंग सेंटर्स इंडिया में हुआ करते थे उनको बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पर जहां पर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हुआ करते थे स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। तो आज की डेट में जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं कि आप घर से पढ़ने जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और वहां पर आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको वहां पर रेसिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है। इस टाइप की फैसिलिटी उस टाइम पर सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। तो इस टाइप की फैसिलिटी ऑफर करने वाली ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी। लार्ज पब्लिक लेक्चर हॉल्स यहाँ पर हुआ करते थे जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। बहुत सारी कंट्री से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे जैसे कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की। तो इन सभी कंट्री से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आया करते थे। तो आज की डेट में जैसे हम बात करते हैं ना मॉडर्न डे यूनिवर्सिटीज की, जैसे कि MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, उस टाइम का वर्चस्व इन यूनिवर्सिटी का उस टाइम पर रहा करता था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। तो जो लाइब्रेरी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की वो बहुत बड़ी थी। उस टाइम की लाइब्रेरीज, लार्जेस्ट लाइब्रेरी ये एंशिएंट वर्ल्ड की उस टाइम पर हुआ करती थी। थाउजेंड्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पर देखे जाते थे रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स लाइक ग्रामर, लॉजिक, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। ठीक है, जो लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स था नालंदा यूनिवर्सिटी का उसको धर्मगंज कहते थे। इसकी 3 लार्ज बिल्डिंग्स थी। इन तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए, रत्न सागर, रत्न दधी एंड रत्नरंजक। जो रत्न दधी थी ये 9 स्टोरी स्टॉल थी। तो कैन यू इमेजिन किस टाइप की लाइब्रेरीज ये हो करती होगी और कितना नॉलेज वहां पर होता था। इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी नालंदा यूनिवर्सिटीज की। तो ये जो सेंटर था नालंदा यूनिवर्सिटी मेनली बुद्धिस्ट स्टडीज को ये
डिवोटेड था। इसके साथ और भी बहुत सारे डिसिप्लिन यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, जैसे कि आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, आर्ट ऑफ वार, ठीक है। तो इस तरह के बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। मेनली इट वाज डिवोटेड टू बुद्धिस्ट स्टडी। और ह्यून सेंग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर हैं, जिनके अकाउंट से बाद में ये सब कुछ पता चला था, बहुत सारी इंडिया की जो हिस्ट्री है वो ह्यून सेंग के अकाउंट से भी हमें पता चली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रैवलर थे, चाइनीज ट्रैवलर थे। इन्होंने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को उस टाइम पर विजिट किया था, हर्षवर्धन के रूल के टाइम पर विजिट किया था 7th सेंचुरी एडी में। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है ह्यून सेंग के ऊपर भी कि उन्होंने कब विजिट की थी नालंदा यूनिवर्सिटी, कौन थे ये, कहाँ से आए थे, ये सारी यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती हैं। हर्षवर्धन के रूल के टाइम पर ये आए थे 7th सेंचुरी एडी में। यहाँ पर आकर के इन्होंने बुद्धिज्म की स्टडी करी थी और पढ़ाया भी था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है विक्रमशिला। सो विक्रमशिला भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था ये भी। यहाँ पर भी बुद्धिज्म से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती थी। पाला एम्पायर के टाइम पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आज की डेट में इसकी लोकेशन की बात करें तो मॉडर्न डे बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये लोकेटेड है। और वज्रयान बुद्धिज्म की स्टडी यहाँ पर होती थी। बुद्धिज्म की वज्रयान ब्रांच के लिए ये फेमस थी। विक्रमशिला को एस्टेब्लिश करवाया था पाला एम्परर धर्मपाल ने, ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। तो विक्रमशिला एक लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस टाइम पर। मोर देन 100 टीचर्स यहाँ पर थे, अबाउट 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते थे। काफ़ी एमिनेंट स्कॉलर्स को इस यूनिवर्सिटी ने भी प्रोड्यूस किया। और इन स्कॉलर्स को जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उनको फॉरेन कंट्री से लेक्चर देने के लिए भी बुलाया जाता था कि आप आकर के हमें बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाओ, कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में। तो ये सब लेक्चर्स देने यहाँ के स्कॉलर्स फॉरेन भी जाया करते थे। यानी कि आज की डेट में जैसे हम कल्चर फॉलो करते हैं कि हम विजिटिंग फैकल्टीज को बुलाते हैं, जो भी कोई नोटेबल स्कॉलर होता है उसको लेक्चर के लिए बुलाते हैं। तो उस टाइम पर यहाँ से स्कॉलर्स पूरी दुनिया में पढ़ाने जाया करते थे। तो जो ग्रेट स्कॉलर्स हुआ करते थे इस यूनिवर्सिटी में, उनको महापंडित बोलते थे। जो स्कॉलर्स थे उनको पंडित बोला जाता था। यानी कि ग्रेट स्कॉलर से थोड़ा छोटा लेवल आ गया तो वो हो जाएंगे पंडित। जो ग्रेट स्कॉलर्स थे उनको महापंडित। जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे उनको आचार्य बोलते थे। आचार्य के साथ साथ उपाध्याय भी उनको बोलते थे। और जो रेसिडेंस मंक्स थे, जो वहां पर रह के पढ़ा करते थे, उनको भिक्षु कहा जाता था, ठीक है। So, अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। आई होप आप सभी इसका आंसर काफी आसानी से कर पाएंगे, हमने पढ़ा भी है। तक्षशिला एन एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी को? 1980, 1982, 1984 एंड 1986। तो सही आंसर हमारा इसका 1980 हो जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी को 1980 में। सेकेंड टॉपिक है हमारा आज का कोठारी कमीशन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो कोठारी कमीशन एक एडहॉक कमीशन था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। तो इस कमीशन को ये कहा गया था कि इंडिया में जो हमारी हायर एजुकेशन है उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आप सभी को एग्जामिन करेंगे। इसमें से मेडिकल एजुकेशन और लॉ को इसमें शामिल नहीं किया गया था, बाकी सब कुछ इसमें शामिल था, ठीक है। तो इनका काम था कि गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे, उनको गाइडलाइंस बताएंगे कि किस तरह से हम हायर एजुकेशन जो हमारी कंट्री की है उसको उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसको फॉर्म किया गया था 14 जुलाई 1964 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं के नाम पर ये कमीशन है। उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के दौलत सिंह कोठारी ये चेयरमैन हुआ करते थे। इस कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। इसके दूसरे नाम्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन ये याद रखना। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेडिकल और लीगल स्टडीज इसके परव्यू में नहीं थी, बाकी सारे एस्पेक्ट्स हायर एजुकेशन के कोठारी कमीशन ने कवर किए थे। कोठारी कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम बात करें आफ्टर द इंडिपेंडेंस 6th कमीशन था एजुकेशन का, और ये फर्स्ट कमीशन था जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया था इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के साथ में। सो ऑलमोस्ट हर एरिया को कोठारी कमीशन कवर कर रहा था। सो बहुत सारी रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन ने दी थी, जिनमें से कुछ फेमस रिकमेंडेशन को अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस में सबसे पहले बात करेंगे प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज में, उन्हें हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने रिकमेंड किया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए स्टेट लेवल के ऊपर। जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं वहां पर हमें हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। जो हमारी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जैसे कि सदर्न स्टेट्स, वहां पर हमें हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पर हमें जो सदर्न
लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने 10+2+3 सिस्टम को रिकमेंड किया था और बोला था कि अपने जीडीपी का हमें एजुकेशन के ऊपर 6% जो है वो स्पेंड करना चाहिए। इसकी आज भी बहुत बात होती है और इसे हम आज भी अचीव नहीं कर पाए हैं। 1964 में इन्होंने बोल दिया था कि हमारे जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। कोठारी कमीशन ने रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने की भी बात करी थी। इसके साथ ही इन्होंने संस्कृत को भी प्रमोट करने की बात करी और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हम बच्चों को सिखाएंगे, ये भी इन्होंने बात करी थी और इसमें प्रेफरेंस दी गई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इंग्लिश को। सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए कोठारी कमीशन ने कहा कि हमें उन ग्रुप्स की लैंग्वेजेस के ऊपर भी उन ग्रुप्स की एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने कहा कि गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर भी हम फोकस करेंगे, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशन ऑफ ट्राइबल पीपल, फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो इन ग्रुप्स को पीछे छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए हम इनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको भी प्रमोट करेंगे ताकि एजुकेशन हमारी इंक्लूसिव हो सके, कोई भी पीछे ना छूटे, ताकि सोशल जस्टिस को हम इंश्योर कर सकें। इसके साथ ही कोठारी कमीशन ने बोला कि साइंस एंड मैथ्स ये हमारे देश की नेशन की ग्रोथ का एक इंटीग्रल पार्ट होने वाला है। सो साइंस एंड मैथ्स को भी इन्होंने प्रमोट किया। कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि एजुकेशन का मैथ्स एंड साइंस ये एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट हमेशा ही होना चाहिए। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन को भी इंप्रूव करने के लिए इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म सजेस्ट किए। इन्होंने कहा कि हमें स्पेशल अटेंशन देना होगा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की रिसर्च के ऊपर, कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर हम रिसर्च को प्रमोट करें, उनको ट्रेन भी साथ में करें। एडिक्वेट लाइब्रेरीज भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में होनी चाहिए ताकि लर्निंग रिसोर्सेज का एक्सेस बच्चों को मिल सके, लेबोरेटरीज हो रिसर्च करने के लिए, और फंड्स की जब भी जरूरत हो वो भी हम उनको प्रोवाइड करें। सो ये कुछ फेमस रिकमेंडेशंस थी जो कोठारी कमीशन ने दी थी। अब है आपके लिए क्वेश्चन, बहुत ही आसान हो जाएगा अगेन आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कमीशन इन देयर रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड रिसीव हाई प्रायोरिटी टू एक्सेलरेट द नेशनल इकोनॉमी। तो इसको कहा था, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन में ये था, इन्होंने साइंस एंड मैथ्स को कहा था कि साइंस एंड मैथ्स जो है वो एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नैक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रिपीटेडली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सेटअप किया गया था 1953 में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन द ईयर ऑफ 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो है हमारी, ये पहले हुआ करती थी, इसको हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए ऑन द जनरल मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम से ये आइडिया इंस्पायर था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। तो इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया बाय द लेट श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उस टाइम पर ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च हुआ करते थे। इन्होंने इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया ऑन 28 दिसंबर 1953। फॉर्मली इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया इन नवंबर 1956 एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। 1953 में इसका उद्घाटन हो गया था, लेकिन फिर इसका एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के अंडर में ये बन गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि इसका अपना एक एक्ट है जिसके अंडर ये गवर्न होती है। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर बनाया गया, यूजीसी एक्ट 1956, उसके अंडर यहाँ पर यूजीसी को क्रिएट कर दिया गया। पर्पस क्या था? कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। जो भी हमारी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जितने भी फंक्शंस होते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन और इससे हायर एजुकेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए यूजीसी को बनाया गया। हेड ऑफिस यूजीसी का न्यू दिल्ली में है। इसके साथ इसके 6 रीजनल सेंटर्स भी हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलोर में। अब डिस्कस करेंगे यूजीसी का मैंडेट, यानी कि क्या क्या काम करते हैं ओवरऑल। यहां से आपसे एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो यूजीसी के मैंडेट में सबसे पहले है प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो जो भी हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर है या फिर पीएचडी लेवल के ऊपर है, हर तरह की एजुकेशन को प्रमोट करना और कोऑर्डिनेट करना यूजीसी का काम है, ताकि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है कंट्री में वो स्मूथली फंक्शन कर सके। इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में टीचिंग, एग्जामिनेशन और रिसर्च से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिटरमाइन और मेंटेन करने का काम भी यूजीसी का है। टीचर्स जो होंगे हायर एजुकेशन में, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड होगा, यूजीसी निर्धारित करता है। जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं हायर एजुकेशन के या फिर
वो आपके फाइनल ईयर एग्जाम्स जो भी होते हैं, मिड टर्म एग्जाम जो भी होते हैं, उसके लिए बेसिक उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को बताता है। रिसर्च को ये गाइड करते हैं, आपको पीएचडी करनी है कितने ईयर्स का मिनिमम आपका कोर्स वर्क होना चाहिए, मिनिमम ड्यूरेशन आपकी क्या होनी चाहिए, क्या उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगी, तो सब कुछ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हाथ में है। ठीक है, तो जो भी मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं हायर एजुकेशन के लिए वो करता है यूजीसी, ये उसको रेगुलेट करते हैं। इसके साथ ही जो भी हमारे कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो भी एजुकेशन चल रही है करंटली, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है इन द एरियाज ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ये ग्रांट्स भी इशू करते हैं, ग्रांट्स भी डिस्बर्स करते हैं ताकि फाइनेंशियली यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से फंक्शन कर सकें। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग के बीच में ये एक लिंक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि अगर हायर एजुकेशन को हमें प्रॉपरली फंक्शन करवाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हायर एजुकेशन में हो रहा है उसका गवर्नमेंट को भी पता हो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस भी उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करें। तो एक लिंक होना चाहिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बिटवीन द गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो वो कोऑर्डिनेशन का काम भी यूजीसी यहाँ पर करता है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए क्या नेसेसरी स्टेप्स हमें लेने चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए एडवाइस भी यूजीसी करता है टू द सेंटर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नैक। नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। सो नैक एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अंडर द सेक्शन 12CCC ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। तो यूजीसी ने एस्टैब्लिश किया था नैक को, ये याद रखना है, और सेक्शन 12 के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। फंक्शन क्या है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को असेस करना और उनको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना। इसको रजिस्टर किया गया था अंडर कर्नाटका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में जो कर्नाटका में है, और एक ऑफिस नैक का न्यू दिल्ली में भी आपको मिल जाएगा। नैक करता क्या है, ये असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कंडक्ट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, और इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ को जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको एक्रेडिटेशन ये प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ये पता कर सकें, हमें ये पता चले कि क्वालिटी स्टेटस क्या है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। इंस्टीट्यूशन को एसेस करने के लिए, उनको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करने के लिए नैक ने 7 क्राइटेरियाज को सेट किया हुआ है। इन 7 क्राइटेरियाज में क्या क्या आता है, सबसे पहले है करिकुलर एस्पेक्ट्स, किस टाइप का करिकुलम है आपके इंस्टीट्यूशन में, टीचिंग लर्निंग, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट सपोर्ट एंड मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। तो इन 7 क्राइटेरियाज के ऊपर, हर एक क्राइटेरिया के ऊपर नैक सभी इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड करता है 4 कैटेगरीज में, ए बी सी एंड डी, और फिर उनको ओवरऑल स्कोर निकाला जाता है जिसमें देखा जाता है कि क्या वेरी गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है। इस टाइप के लेवल्स यूनिवर्सिटीज को नैक प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन दी 7 क्राइटेरियाज। ठीक है, अब है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं। द यूजीसी इन इंडिया हैज स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। एंड सेकंड स्टेटमेंट है द एनसीटीई बीइंग ए रेगुलेटरी बॉडी फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूजीसी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आई एम श्योर आप सब इसका राइट आंसर कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। यूजीसी की स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटी है इसके एक्ट के अंडर कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी को मेंटेन करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। लेकिन जो एनसीटीई है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है टीचर एजुकेशन की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एनसीटीई एक्ट 1993। ये यूजीसी के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है हमारा रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रूसा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013। इस स्कीम का जो मेन पर्पस है वो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करना। ये जो फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, इसको सेंटर फंड करता है 65% एंड 35% करता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो 65-35 का ये रेशियो है। और जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं उनमें ये रेशियो हो जाता है 90-10, यानी कि 90% जो फंडिंग प्रोवाइड करेगा वो सेंटर करेगा और 10% फंडिंग जो प्रोवाइड करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, और नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट ये फंडिंग होती है कि जिस
तरह का आप काम करोगे ये चेक किया जाता है कि जो भी आपको फंडिंग प्रोवाइड करी गई है हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपने उसके ऊपर कितना काम किया है, उसके हिसाब से ही नेक्स्ट फंडिंग यहाँ पर जारी होती है। इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट ये फंडिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो रूसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही एक इनिशिएटिव है, इन्हीं के अंडर ये आता है। रूसा के 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इनके। रिसर्च के ऊपर फोकस करना, हायर एजुकेशन है तो रिसर्च तो आएगी ही, फंडिंग प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूशन को ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सकें, इंसेंटिवाइजिंग करना जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रेज करना, उसको और ज़्यादा फंडिंग देना ताकि वो और अच्छे से अपने इंस्टीट्यूशंस को आगे लेकर के जा सकें, डिसीजन लेना प्रॉपरली इन द हायर एजुकेशन, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। इसके साथ ही गवर्नेंस की जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके तहत हम काम करें और ओवरऑल डेवलपमेंट जो है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हो। तो ये टोटल 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लाया गया है, इनके ऊपर ये काम करते हैं। इसके विजन को देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो विजन है टू अटेन हायर लेवल्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड एक्सीलेंस इन द स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम। जो भी हमारा स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक्सेस आए, इक्विटी आए, एक्सीलेंस आए, कि सभी को उसमें एजुकेशन मिले, एक्सेसिबिलिटी हो एजुकेशन की, जिसको जिस टाइप की एजुकेशन की जरूरत है हम वो प्रोवाइड कर सकें, इक्विटी हो और एक्सीलेंस हो, क्वालिटी लेवल की हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। और ये कैसे करना है? विद ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब रूसा के कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके कंपोनेंट्स में यानी कि क्या क्या काम रूसा यहाँ पर करता है, रूसा के अंडर में क्या क्या आता है। सो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय कन्वर्जन ऑफ कॉलेजेस इन ए क्लस्टर। तो यूनिवर्सिटीज को क्रिएट करने का ही काम करते हैं कि अगर बहुत सारे कॉलेजेस हैं और वो कॉलेजेस आपस में काम अलग अलग काम कर रहे हैं तो उन कॉलेजेस को इकट्ठा करके क्लस्टर बना करके एक यूनिवर्सिटी अगर हम क्रिएट कर दें तो इस तरह का काम रूसा यहाँ पे करता है। इसके साथ ही क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज बाय अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं, इस टाइप के कॉलेजेस होते हैं ऑटोनॉमस कॉलेजेस जिनको अपना सिलेबस बनाना, अपना करिकुलम बनाना, ये सारा ये खुद कर सकते हैं। अगर ये जो कॉलेजेस हैं किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, हो गए ये किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ही, लेकिन इनके पास ऑटोनॉमी होती है फंक्शन करने की। इनको हर बार यूनिवर्सिटी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन ऑटोनॉमस कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ में अपग्रेड करना, ये काम भी यहाँ पर रूसा करता है, रूसा के अंडर किया जाता है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स प्रोवाइड करना ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर वे में डेवलप कर सकें। फैकल्टी इंप्रूवमेंट के लिए काम करते हैं ताकि जो फैकल्टी है उसकी लगातार डेवलपमेंट होती रहे। इसके लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। रिसर्च, इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, और इसके साथ ही हायर एजुकेशन की वोकेशनलाइजेशन के ऊपर ये फोकस करते हैं ताकि जो हमारा यूथ है उनको इस तरह की स्किल्स हम प्रोवाइड करें कि वो आसानी से इंडस्ट्री में जॉब्स को ले सकें। अब है आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम रूसा सपोर्ट्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के ऊपर ही यहाँ पर सवाल पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा। ए ऑप्शन है अपग्रेडिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस टू स्टेटस ऑफ ए यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस ग्रांट्स टू स्टेट यूनिवर्सिटीज, setting up of new professional colleges in unserved and underserved areas of country. D option है providing infrastructure grants to colleges and universities to scale up capacity, and E is more scholarship programs to supplement the cost of education. So क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ACDE। तो सारे ही ऑप्शन ये आएंगे सिवाय बी के। बी क्या था? प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस ग्रांट्स टू स्टेट यूनिवर्सिटी। ये रूसा का नहीं, ये काम किसका है? मेंटेनेंस ग्रांट प्रोवाइड करना, ये है यूजीसी का, इसलिए बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बाकी जितना भी काम है वो रूसा के अंडर में होता है, बाकी सारे इसके कंपोनेंट्स में आएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है यूनिवर्सिटी गवर्नेंस। यूनिवर्सिटी गवर्नेंस में मेनली हम डिस्कस करेंगे वाइस चांसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड एकेडमिक काउंसिल, क्योंकि इन्हीं से रिपीटेडली आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वाइस चांसलर के बारे में। सो वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल
एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी का एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी एकेडमिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उनकी डेवलपमेंट को इंश्योर करना वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं, ये इंश्योर करना वाइस चांसलर का काम होता है। जो भी एकेडमिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। साथ ही जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटीज़ की उसकी भी एफिशिएंसी को इंश्योर करना वाइस चांसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ओवरऑल गुड ऑर्डर में यूनिवर्सिटी रहे, डिसिप्लिन से यूनिवर्सिटी चलती रहे, उसकी जो डे टू डे फंक्शनिंग है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाइस चांसलर की। वाइस चांसलर के पास पावर होती है कि जब वो चाहें तब भी वो मीटिंग बुला सकते हैं किसी भी अथॉरिटी, बॉडी या फिर कमेटी की। ठीक है, जब भी वाइस चांसलर को लगता है कि मीटिंग बुलाने की जरूरत है वो किसी भी कमेटी की एज पर देयर विल मीटिंग को बुला सकते हैं। वाइस चांसलर जितने भी कमेटीज और सब कमेटीज होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में उनके चेयरमैन होते हैं, और इनके पास पावर होती है किसी और को भी ये डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये चेयरपर्सन किस किस के होते हैं इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं वाइस चांसलर, जो सेकंड हाईएस्ट एग्जीक्यूशनल बॉडी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की। सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन भी वाइस चांसलर होते हैं। इसके साथ ही एकेडमिक काउंसिल के भी प्रेसिडेंट वाइस चांसलर ही होते हैं, एकेडमिक काउंसिल को भी यही हेड करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिसर्च बोर्ड जो यूनिवर्सिटी का होता है उसके हेड भी वाइस चांसलर ही होते हैं। सो मेनली इतनी बात याद रखना कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड जो यूनिवर्सिटी का होता है, जिसका काम है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटीज़ का, वो प्रॉपर वे में चल सके, एफिशिएंसी इंश्योर हो सके, ये सारे काम होते हैं वाइस चांसलर के। वाइस चांसलर इज द एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ए यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको हम सिंडिकेट एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक प्रिंसिपल बॉडी होती है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की, जितनी भी टाइप्स की मैनेजमेंट करनी होती है, जो भी वेरियस मैटर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन सभी को देखती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जनरली इसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं जिनको वाइस चांसलर हेड करते हैं। ठीक है, ये जो मेंबर्स होते हैं 15 to 20 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये एकेडमिक पर्सन ही होते हैं। ये डीन ऑफ स्टडीज़ हो सकते हैं, जो भी डीन्स होते हैं स्कूल्स ऑफ स्टडीज़ के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, टीचर रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल होते हैं। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ के, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये इन 15 to 20 मेंबर्स में हो सकते हैं। नॉर्मली हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है वो ट्वाइस और थ्राइस मिलती है ईयर में। ठीक है, इसका जो भी एजेंडा रहता है वाइस चांसलर तय करता है कि क्या क्या हम इसमें काम करेंगे। तो क्या क्या इसमें कवर हो सकता है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, पोस्टिंग्स, सैंक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर, जो बजट है और इस टाइप की जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये सभी मैटर्स को डिस्कस किए जा सकता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। आपके एग्जाम्स में जो एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखना कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर करती है। इसको टीचर्स की अपॉइंटमेंट करनी होती है, उसको अप्रूव करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, या फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी दिया हो तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बोर्ड ऑफ स्टडीज। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज का क्या काम है? बोर्ड ऑफ स्टडीज डील करती है इंप्रूवमेंट ऑफ कोर्सेज के साथ, लेबोरेटरी वर्क्स, प्रोजेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एक्सेट्रा। तो यूनिवर्सिटीज में हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी इंप्रूवमेंट के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, सिलेबस को हमें कब चेंज करना है, किस टाइप का सिलेबस होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स किस तरह से हम बच्चों से करवाएंगे, लेबोरेटरी वर्क किस तरह से होगा, टीचिंग मेथड्स हम क्या यूज करेंगे, ये सारी चीजों को डिसाइड करने का काम होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज का। टीचिंग एंड रिसर्च इफेक्टिवली कैसे इंश्योर करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में, बोर्ड ऑफ स्टडीज देखता है। डिटेल्ड सिलेबस हर डिपार्टमेंट का प्रिपेयर किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज और इसको फिर वो सबमिट करते हैं फॉर द फाइनल अप्रूवल टू द एकेडमिक काउंसिल। याद रखना बोर्ड ऑफ स्टडीज का काम है जो भी कोर्सेज है, लेबोरेटरी वर्क है, प्रोजेक्ट्स है, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के सिलेबस को प्रिपेयर करना, किस टाइप का सिलेबस हमारा होना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको चेंज करना पड़ता है, तो क्या चेंजेस उसमें होने चाहिए, ये बोर्ड ऑफ स्टडीज करता है। इसके बाद आएगा हमारे पास एकेडमिक काउंसिल। सो एकेडमिक काउंसिल एक हाईएस्ट एकेडमिक बॉडी होती है किसी भी यूनिवर्सिटीज की। फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन विद इन द यूनिवर्सिटी। जो भी हम टीचिंग इंस्ट्रक्शंस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ओवरऑल जो एजुकेशन हम यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, एग्जामिनेशन जो हम ले रहे हैं किस तरह से लेंगे, क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, क्या हमारा पेपर सेट करने का पैटर्न होगा, ये डिसाइड करना काम है एकेडमिक काउंसिल का। एकेडमिक जितने भी स्कूल्स होते हैं
आपकी किसी भी यूनिवर्सिटीज में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एडवाइस करती है एकेडमिक काउंसिल की किस तरह से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ऑन ऑल काइंड ऑफ एकेडमिक मैटर्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो सिलेबस होता है उसको फाइनल अप्रूवल एकेडमिक काउंसिल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना। जो सिलेबस को बनाने का काम है, उसमें चेंजेस करना है, ये काम करता है बोर्ड ऑफ स्टडीज। लेकिन जब बोर्ड ऑफ स्टडीज ये सारा काम कर देता है, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए वो जाता है एकेडमिक काउंसिल के पास। ठीक है, तो इसी के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछा गया था। सवाल है, इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम एज प्रेविलेंट नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज और कमिटीज लुक्स आफ्टर फाइनल अप्रूवल ऑफ करिकुलम एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी। तो मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में। ऑप्शन है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एकेडमिक काउंसिल ऑफ कंसर्न यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज या फिर यूनिवर्सिटी कोर्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एकेडमिक काउंसिल ऑफ कंसर्न यूनिवर्सिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी करिकुलम है, आपके कोर्सेज हैं, उनको बनाने का काम बोर्ड ऑफ स्टडीज का है, लेकिन वो फाइनल अप्रूवल के लिए जाती है एकेडमिक काउंसिल के पास। उसको फाइनल अप्रूवल जो देती है वो एकेडमिक काउंसिल देती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकेडमिक काउंसिल ऑफ द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी। अब है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडेड फॉर द टीचिंग ऑफ ए स्पेशल सब्जेक्ट वज्रयान बुद्धिज्म अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स। तो कौन सी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज मेनली फोकस करती थी वज्रयान बुद्धिज्म के ऊपर? आपके ऑप्शन है मिथिला यूनिवर्सिटी, जगदाला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी या फिर उदांतपुर यूनिवर्सिटी। इसका आंसर आप करेंगे कॉमेंट सेक्शन में। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन हायर एजुकेशन। इसमें हमने 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया जिनसे रिपीटेडली आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये सेशन काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, इसे ज़रूर लाइक करें और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।